students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to start our chapter continue lesson 1. lesson का नाम है उत्पादन के कारक और बुक का नाम है इकोनॉमिक्स। आज हमारा टॉपिक होगा पालमपुर गांव की कहानी। जैसे कि इस लेसन में उत्पादन के कारकों के साथ साथ एक गांव का एग्जाम्पल दिया गया है ताकि आप अच्छे से इस लेसन को समझ पाए, अंडरस्टूड कर पाए। इसलिए उस लेसन का नाम है उस गांव का नाम है पालमपुर। पालमपुर की गांव की कहानी से पहले मैं ये बता दूं कि पालमपुर परिवार में कितने परिवार हैं। पालमपुर एक छोटा सा गांव है, जैसा आपका आसपास के गांव है, आप दरसाना से आते हो, तिहाड़ा से आते हो, इसी तरह से एक छोटा सा गांव है पालमपुर। जैसे शाहपुर हो गया, किसी भी एक गांव को आप अपने माइंड में लेके चलो तो आपको क्वेश्चन जल्दी याद होंगे। जैसे कि पालमपुर एक छोटा सा गांव है जिसमें 450 ही कुल परिवार रहते हैं। उन परिवारों में क्या है कि 1/3 किसान जो है वो भूमि का, उनके पास भूमि ही नहीं है, भूमिहीन परिवार है। मतलब कहने का क्या है कि 450 में से 150 परिवार ऐसे हैं जो भूमिहीन है, जिनके पास किसी प्रकार की कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है जिस पर वो खेती कर सके। ऐसे लोग 33% है। और हम अगर वैसे गिने तो ये 450 का 1/3 हिस्सा है। उसके बाद 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि वाले किसान भी हैं वहां पर। ऐसे परिवार हैं 240। तो इस प्रकार आप ध्यान दीजिए कि ये जो 240 है ये सबसे ज्यादा है पालमपुर में, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। 2 हेक्टेयर का मतलब 1 हेक्टेयर में 1 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, 1 वर्ग क्षेत्रफल के हिसाब से जमीन आती है। तो 2 में 2 वर्ग क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी कि ये जमीन का छोटा ही टुकड़ा होता है, ज्यादा बड़ी भूमि नहीं होती है। 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि वाले जो किसान हैं वो 60 परिवार वाले हैं। अब देखिए 450 में से 150 तो वो निकल गए जिनके पास भूमि नहीं है, 240 वो हो गए जिनके पास छोटी भूमि वाले, कितने हो गए 310। और 60 परिवार ऐसे हैं जो मझले किसान हैं, बीच के मध्यम या थोड़े से बड़े किसान, जिनके पास 20% ऐसे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। तो 310 और 60 370। उसके बाद 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले जो बाकी बचे वो कुछ एक परिवार है। यानी बड़े किसान पालमपुर में बिल्कुल कम है, ज्यादा संख्या में 240 परिवार है। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि पालमपुर में भूमि का आवंटन, भूमि का वितरण किस तरीके से किया गया है, तो आप इस तरीके से बताओगे जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद पालमपुर में श्रमिकों की जो मजदूरी है वो न्यूनतम से भी कम है। न्यूनतम सरकार ने जितनी उनकी डिसाइड कर रखी है कि दिहाड़ी मजदूरों की दैनिक वेतन 250-300 के लगभग रखा हुआ है। तो पालमपुर में जो श्रमिकों की मजदूरी है वो उससे भी कम है। वो उन्हें 250-300 ना मिलकर 150-200 या 250 रुपए मिलते हैं। इनका वेतन निर्धारित होने के बाद भी इतना कम क्यों है? अब एक क्वेश्चन ये भी उठ जाता है कि वहां पर भूमिहीन परिवारों में से जो गरीब किसान हैं जिनके पास कोई भूमि नहीं, तो भूखे तो नहीं मरेंगे ना, वो किसी ना किसी तरह से अपना जीवन यापन करेंगे। बड़े किसानों के यहाँ पर खेती करेंगे, उनकी जमीनों पर किस पे? भाड़े पे। आपके खेतों में आसपास आप भी बुलाते होंगे या भाई आप में से कुछ जाते भी होंगे, तो वो दिहाड़ी मजदूर कहलाते हैं। तो उनका वेतन सरकार ने निश्चित कर रखा है, लेकिन लोगों को उससे भी कम वेतन दिया जाता है। क्यों? उसका भी कारण मैं आपको बताऊंगी। देखिए कौन से कारण होते हैं कि एक तो श्रमिका में प्रतिस्पर्धा ज्यादा है। किसानों में छोटे जो किसान हैं उनकी एक तो संख्या ज्यादा, ऊपर से प्रतिस्पर्धा, होड़ ज्यादा काम पाने की। एक जगह पे काम होगा तो सारे के सारे किसान वहां चले जाते हैं, छोटे वाले, तो वहां पर उसके पास किसानों की संख्या ज्यादा है। मान लो जितना भी मालिक देना चाहता है उतने में 2 आदमी मना करेंगे तो तीसरा वहां भर लेता है, 4 मना करेंगे तो और 5 वहां भर लेगा। तो किसी ना किसी तरह से उन्हें मजदूरी पर काम करने वाले सस्ते में मिल जाते हैं। दूसरा रीजन इसका क्या कि जो कभी कभी जो मजदूरी होती है वो वस्तु के रूप में भी दे दी जाती है। कभी अन्न दे दिया, कभी उन्हें कपड़ों के रूप में दे दी, कभी कोई सब्जी फल के रूप में दे दी रोजाना की रोजाना। तो उनका जीवन यापन भी हो जाता है पैसे ना देकर। तो उससे क्या होता है, उसकी गरीबी तो वहीं की वहीं रहता है।
गुजारे के लायक साधन संपन्न हो जाते हैं, लेकिन बाकी चीजें तो उसको जीने के लिए चाहिए, वो कहाँ से लाए? खाने पीने के लिए मिल जाएगा, सब्जी मिल जाएगी, कपड़े मिल जाएंगे, कुछ और सुविधा मिल जाएगी, लेकिन पैसा तो हाथ में नहीं आए ना। तो ये किसान गरीब ही रह जाते हैं। तो अगला कारण क्या है? रोजगार की अवधि में अंतर है, काफी विभिन्नताएं है। रोजगार बुआई और कटाई के समय मिलता है इन लोगों को भी, क्योंकि जब खेतों में काम होगा तभी तो इनको बुलाएंगे। मान लो काम नहीं है, और अक्सर ऐसे दिहाड़ी मजदूर कटाई के समय ज्यादा बुलाए जाते हैं, क्योंकि फसलों के काटने का टाइम होता है, उसको सोचते हैं भाई सीजन खराब ना हो जाए, मौसम बारिश का ना हो जाए, इसलिए जल्दी से कटाई करें। तो ऐसे में मजदूरों को रखा जाता है, बहुत बड़े परिवार में। तो पालनपुर में तो मैंने आपको पहले बताया कि 10 हेक्टेयर वाले 10 परिवार मुश्किल से हैं। तो इस तरह से वहां पर एक कारण क्या कि ये लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए भी ये कम पैसों में तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इनको हिसाब में थोड़ा से कच्चे होते हैं, और दूसरा कम पढ़े लिखे होने के कारण इनको कहीं रोजगार मिलता नहीं है। तो इनको जो मिलता है उसी को पकड़कर अपना काम करना शुरू कर देते हैं कि ना से तो हाँ है। और एक मुख्य कारण क्या है कि ये जो परिवार होते हैं इनके पास अपना आय का कोई साधन नहीं है, इसलिए इन्हें दूसरों के खेतों पर रहना ही पड़ता है, और जब भी इन्हें काम मिलता है उसी को इन्हें पकड़ना ही पड़ता है। इसलिए भी ये थोड़े से, और सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे जो श्रमिक है इनकी संख्या ज्यादा है, इसलिए भी कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो कोई और तैयार हो जाएगा, इसलिए इन्हें कम पैसों में भी हाँ भरनी पड़ जाती है कि चलो कुछ तो मिल रहा है। अब अगला क्वेश्चन क्या होता है कि पालनपुर में किसानों द्वारा कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? मैंने पहले बताया कितने परिवार हैं, किस तरह से खेती करने वाले हैं। उसके बाद मैंने बताया कि खेती में उनको जो छोटे श्रमिक है उनको कम पैसा मिलता है, क्यों? मजदूरी कम मिलती है, क्यों? उसके बाद देखिए पालनपुर में किसानों द्वारा जो उगाई जाने वाली फसलें वो 3 तरह के, एक साल में पालनपुर में 3 तरह की फसलें उगाई जाती है। देखिए जुलाई अगस्त जो बारिश का महीना होता है उसमें ज्वार और बाजरा उगाते हैं, कुछ लोग ग्वार भी उगा देते हैं, मोटा अनाज। उसके बाद जो बीच का मौसम आता है अक्टूबर से लेकर नवंबर दिसंबर तक, वहां आलू की खेती की जाती है। तीसरी शीत ऋतु जनवरी फरवरी और मार्च तक वहां पर गेहूं की खेती होती है। तो इस तरह से एक खेत के टुकड़े से वो 3 फसलें बोते हैं और बेचते हैं, बोते और बेचते हैं, तो उनकी आय के साधन बन जाते हैं, और काम मजदूरों को भी मिलता है, किसानों के भी आय के साधन बने रहते हैं। तो इस तरह से वहां पर स्थिति ज्यादा खराब नहीं है। 3 फसलें कौन कौन सी आपको ये ध्यान रखना है, ज्वार और बाजरा, आलू और गेहूं, ये 3 फसलें जो पालनपुर में उगाई जाती हैं। उसके बाद इसका कारण क्या है कि ये 3 मान लो किसी खेत पर कोई किसान एक ही फसल बोता है, कभी कभी 2 ही बोई जाती है, लेकिन पालनपुर जैसे 450 परिवारों के छोटे से गांव में 3 फसलें उगाए जाने का कारण तो होगा ना कुछ, कि एक जमीन के टुकड़े पर 3 फसलें कैसे उगाई जा सकती हैं? देखो वहां पर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, इसलिए वहां पर पानी की जो पूर्ति है वो हो जाती है, तीनों फसलें के लिए पानी मिल जाता है, जमीन मिल जाती है। उसके बाद वहां पर बिजली है आ गई है, बिजली के आने से वहां पर रैटों की सुविधा, नलकूपों की सुविधा वहां पर प्राप्त हो गई है। आधुनिक तरीकों का प्रयोग जैसे हरित क्रांति है, HYV बीज है, आगे उर्वरक है, कीटनाशकों का प्रयोग है, यंत्र तंत्रों का प्रयोग है, इनका किए जाने से वहां पर खेती अच्छे पैमाने पर होती है, जिससे सभी लोगों का जीवन यापन सही होता है, और उसके साथ साथ उनकी कुछ बचत भी होती है। मतलब वहां के लोग जमीनें छोटी होने के बावजूद भी गरीब कम है, ढूंढ लेते हैं अपना काम, कहीं ना कहीं से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसके बाद पालनपुर में सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं? मैंने आपको पहले बताया, कुएं हैं, हैंडपंप है, नलकूप है, रैट है। रैट एक कुएं से ही पानी खींचने की प्रक्रिया को कहा जाता है, मोटर लगाकर या पहले बैलों के द्वारा खींचा जाता था, रस्सियों की सहायता से बैलों के द्वारा। अब वहां पर बिजली आने से वहां पर सीधा बिजली में मोटर लगाकर भी हो सकता है काम। उसके बाद धीरे धीरे ये भी नोटिस किया गया कि जो पानी का स्तर है पालनपुर में वो धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर निरंतर खेती की जाती है, निरंतर उपयोग से जो पानी का भूमि का स्तर है वो नीचे नीचे डाउन 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 होता जा रहा है। क्यों?
क्योंकि आप जान चुके हैं कि एक साल में वहाँ 3 तरह की फसलों को बोया जाता है, तो तीनों फसलों में बार बार पानी की जरूरत पड़ती है और लगातार हर साल यही प्रक्रिया होगी तो निरंतर पानी की कमी तो होगी। उसके बाद भूमि का जो जल है उसका दुरुपयोग भी होता है, उसमें ये जो हमारे उर्वरक है या कीटनाशक है जिनको हम प्रयुक्त करते हैं ये भूमि के पानी को प्रदूषित ही करते हैं। और पालनपुर गांव में ऐसा नहीं है कि सभी लोग खेती पर डिपेंड है, लगभग 50 परिवार ऐसे हैं, 50 फैमिलीज ऐसी हैं जो और भी दूसरी गैर कृषि क्रियाओं में लगे। कृषि क्रियाओं में लगे वालों को हम कहते हैं कृषक, किसान। और जो गैर कृषि क्रियाएं करते हैं यानी जिनके पास जमीनें नहीं है या खेती करना नहीं जानते तो वो और तरह के व्यवसाय करते हैं, जैसे डेयरी, गाय भैंसों को पाल लेते हैं, उनका दूध बेचते हैं, उस दूध मतलब थोक के भाव दूधियों को दूध बेचते हैं। दूध ये आगे गांव में या गांव के आसपास लगने वाले जो शहर है नगर है उनमें दूध का जो भी है उनका विक्रय होता है। तो इससे बड़े पैमाने पर वहाँ डेयरी उद्योग विकसित है, लोग भूखे नहीं मरते हैं। पशुओं को जो ये बीज की फसल होती है ज्वार और बाजरा ये खिलाते हैं चारे के रूप में और उनसे दूध का पैदावार करके डेयरी चलाते हैं। उसके बाद लघु स्तरीय विनिर्माण यानी छोटे जो उद्योग धंधे हैं, कुटीर उद्योग, छोटे मोटे काम करना, जैसे खिलौने बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, टोकरियां बनाना, चटाइयां बनाना या और छोटे मोटे काम कर सकते हैं, सिलाई बुनाई का। तो उससे क्या करते हैं वो 50% परिवार ऐसे भी हैं जो इस तरह के कार्यों में लगे हैं। वो कई बार कृषि के साथ भी ये कार्यों को करते हैं और कृषि का काम नहीं होने पर भी वो इसमें संलग्न दिखता है, तो इसलिए उनके पास रोजगार के साधन उपलब्ध है। उसके बाद कुछ परिवार ऐसे हैं जो दुकानदारी करते हैं, जैसे कि रायगंज पालनपुर के साथ लगने वाला दूसरा नगर है, वहाँ चाय की दुकान खोल ली या भाई पालनपुर में अच्छी फसल होती है तो वहाँ से फसलों को मंडी तक ले जाने के लिए भी साधन चाहिए होते हैं, जैसे ऑटो रिक्शा, टांगा या ठेला वगैरह परिवहन के साधन है जो उनको चलाकर भी वो अपना गुजारा करते हैं, दुकानदारी करते हैं। भाई प्रोविजनल स्टोर खोल लिया, चाय की दुकान खोल ली और छोटा मोटा सामान जहाँ पर मिलता है वो खोल ली, बर्तनों की दुकान खोल ली। इस तरह से ये पालनपुर गांव में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो मनुष्य करते हैं, जरूरी नहीं कि वो कृषि को ही करे। उसके बाद गैर कृषि उत्पादन को बढ़ाने के तरीके, हम कृषि को बढ़ा सकते हैं अच्छी सिंचाई करके, उर्वरकों का प्रयोग करके, कीटनाशकों का, अच्छी यंत्र तंत्रों का, आधुनिक जो भी तकनीकें उनका प्रयोग करके। तो गैर कृषि उत्पादन को भी हम ऐसे ही बढ़ा सकते हैं। कैसे? आधारभूत ढांचा, मुख्य ढांचा क्या है कि बाजारों को गांव से जोड़ दिया जाए ताकि जो लोग आए जाएंगे उनको दिक्कत ना हो। सड़क से जोड़ा जाएगा, सड़क होने के बाद हो सकता है सड़क के किनारे किनारे और भी दुकानें खुल जाए, लोगों को ऑटो रिक्शा, अपने टांगा और भी व्हीकल्स चलाने पड़ते हैं तो उससे सुविधा होती है और कमाई के साधन होते हैं। एक से दूसरे गांव आने जाने के लिए उनको परिवहन के साधन चाहिए होते हैं, चीज़ों की लेन देन के लिए उन्हें आना जाना पड़ता है, बैंकों से जोड़ा जाना चाहिए। इस तरह से आधारभूत ढांचा, वहाँ पर बिजली की सुविधा होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, सारी फैसिलिटीज होंगी तो गाँव शहर में कोई फर्क नहीं होगा और लोग सुख सुविधाओं के साथ जीना सीख जाएंगे। उसके बाद बाजारों का विस्तार होना चाहिए, बाजार थोक बाजारों के साथ साथ छोटे खुदरा मार्केट भी होनी चाहिए ताकि छोटे मोटे सामान के लिए, बीजों के लिए, कपड़ों के लिए, दैनिक जो भी हमारी जरूरत की चीज़ें उनके लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े। इससे समय की बचत होती है और जो भी चीज़ चाहिए होती है उसको हम तुरंत मंगा सकते हैं। इसलिए बाजारों का विस्तार होना चाहिए। शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाएं आसपास उपलब्ध होनी चाहिए, स्कूल खुलने चाहिए ताकि बच्चे अपने एजुकेशन को पूरा कर सकें। शिक्षा के बिना हर ज्ञान अधूरा है। शिक्षा से मनुष्य शिक्षित तो होता ही है, उसको एक व्यवहारिकता आती है, बात करने का तरीका आता है और बोलने का सलीका आता है, उससे आदर सम्मान करना सीखता है दूसरों से। तो इस तरह से, और स्वास्थ्य खराब हो तो उसे कहीं दूर नहीं भागना पड़े, किसी की भी कोई ऐसी बीमारी ना हो जो दूर
तक जाने के चक्कर में कई बार इंसान खत्म ही हो जाए, तो स्वास्थ्य की सुविधाएं भी आसपास उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि रात बिरात किसी को ले जाना पड़े तो आदमी ले जा सके। इस तरह से ये कुछ सुविधाएं हैं। सस्ते ऋण सरकार को उपलब्ध कराने चाहिए, ताकि लोग अपने कोई कुटीर उद्योग है, कोई अपना और व्यवसाय करना चाहते हैं। आजकल तो बहुत सारी पॉलिसीज है, योजनाएं सरकार ने बनाई है, लेकिन उनके लिए अगर ऋण उपलब्ध कराए जाए, समय समय पर सेमिनार लगाकर बच्चों को जागरूक किया जाए, उनको बताया जाए कि किस तरह से वो पैसा कमा सकते हैं, तो ये सारे चीजें लोगों की समझ में आएगी, तो वो क्या है, गैर कृषि कार्यों में भी और आगे निकल जाएंगे, कृषि पर ही डिपेंड नहीं रहेंगे, और रहे तो भी उन्हें दो तरह से साधन उपलब्ध हो जाएंगे। तो आज हमने पूरे पालन, देखिए मैं हर सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक, मतलब हर टॉपिक का पूरा क्लियर कोशिश करती हूँ कि हो जाए। एक टॉपिक को उठाती हूँ, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं सारे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आज मैंने केवल पालनपुर को उठाया, इससे पहले मैंने केवल हरित क्रांति को उठाया था, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपकी बुक में जो क्वेश्चन है वो एक के बाद कोई दूसरा टॉपिक शुरू हो जाता है, तीसरा, इसलिए मैंने टॉपिक वाइज उठाया और उसी की मैं पिक भेज रही हूँ। आप केवल ब्लैक बोर्ड के क्वेश्चन मत लिखना, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरी डिटेल में समझा सकती हूँ, लिख नहीं सकती। कितनी बार मिटाऊँ और कितनी बार लिखूँ और कितनी बड़ी वीडियो बनाऊँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं आपको बुक की पिक भेज रही हूँ साहब, ताकि आप वहाँ से उसे देखें और लिखें और याद करें। ये तो लिखना ही है, क्योंकि यहाँ पॉइंट्स हैं, वहाँ पर पूरी डिटेल्स है। थैंक यू वेरी मच।